हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज दिव्यांशु दुबे और जैसा कि हम लोग अपना टॉपिक पढ़ रहे थे स्ट्रेट लाइंस क्लास 11th एनसीईआरटी बुक से, ठीक है, चैप्टर 10। और इससे पहले मैंने आपसे डिस्कस किया था एंगल बिटवीन टू लाइंस और क्या कंडीशंस होती है जब लाइन पैरेलल्स होती हैं या परपेंडिकुलर्स होती हैं उनके स्लोप के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो अब देखिए हमारा कॉन्सेप्ट तो हमने समझ लिया है। अब चलिए हम लोग बनाते हैं अपनी एक्सरसाइज, ठीक है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज एक्सरसाइज 10.1 जिसका पहला क्वेश्चन मैं लिख के रखा हूँ, इसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या बोलता है, ड्रॉ क्वाड्रिलेटरल इन अ कार्टेशियन प्लेन whose vertex are -4 5 0 7 5 -5 -4 -2 and find its area। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन ना आप क्लास 10th में आरटी शर्मा में भी बनाए, ठीक है। तो ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में, इस स्ट्रेट लाइन के इंट्रोडक्शन में मैंने आपको समझाया था कि आपने देखा है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का फॉर्मूला क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। या मैंने आपको बताया था एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, और मैंने सेक्शन फॉर्मूले के ऊपर आपसे डिस्कस किया था, ठीक है। तो वो सारा इंट्रोडक्शन मैंने इसलिए रिवाइज करवाया था क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है वो उस इंट्रोडक्शन से ही बनेगी, ठीक है। इसीलिए मैंने वो इंट्रोडक्शन आपको करवाया था। तो चलिए अब अपन क्वेश्चन बनाते हैं। आपको वो इंट्रोडक्शन, जो बच्चे वो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखे प्लीज एक बार देख लेंगे, और क्लास 10th का भी एक बार, 9th और 10th का भी एक बार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला चैप्टर एक बार रीड कर लेंगे, है ना, ताकि आपको क्या होगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अपना ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। मेरे को बनाना है ड्रॉ क्वाड्रिलेटरल इन कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, कार्टेशियन प्लेन जैसा कि वही एक्स वाई प्लेन अपना होता है उसी को अपन कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। तो इसमें मैं ऐसी प्लॉट कर देता हूँ, देख लीजिए वाई एक्सिस में मैक्सिमम कितना जा रहा है, 7 तक, है ना। तो यहाँ पे 7 तक जाएंगे अपन, 1 2 3 4 5 6, और ये अपन चले गए अपने 7 तक, क्लियर है। और एक्स एक्सिस में अपन जाने 5, एक्स एक्सिस में अपन जाने 5 तक, तो ये हो गया आपका 1 2 3 4 और 5, ठीक है। ये अपना हो गया एक्स एक्सिस, क्लियर है। और नेगेटिव में कहाँ जा रहे हैं, नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रहे हैं -4 या -4 तक, तो यहाँ पे चले जाते हैं -1 -2 -3 -4, क्लियर है ये चीज। और नेगेटिव वाई में कहाँ तक जा रहे हैं, नेगेटिव वाई देखिए -5, नेगेटिव में -5 तक जाना है, तो मैं बना देता हूँ -1 -2 -3 -4, या और नीचे जाऊंगा तो -5, क्लियर है ये चीज। अब देखिए पॉइंट्स आएंगे, पहला पॉइंट क्या आ रहा है, पहला पॉइंट आ रहा है -4 और 5, तो -4 और 5 कहाँ आएगा, ये आपका हो गया -4, ठीक है ना, ये आपका -4 हो गया, और ये वाला पॉइंट आपका क्या हो गया 5, क्लियर है। तो ये यहाँ पे कोऑर्डिनेट आएगा आपका -4, 5, क्लियर हुआ ये चीज। और इसके बाद एक और कोऑर्डिनेट क्या है आपका 0,7, 0,7, तो ये वाला पॉइंट आपको दिख रहा है डायरेक्ट, ये हो गया आपका 0,7, ठीक है। और कौन सा कोऑर्डिनेट आपको चाहिए, एक चाहिए 5 और -5, तो 5 तो ये हो गया, और -5 आपका नीचे आ जाएगा, है ना, -5 आपका ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट हो गया आपका 5, -5, क्लियर है। और क्या बच गया आपका -4 और -2, -4 और -2 कहाँ आएगा, देखिए -4 हो गया आपका नीचे, और -2 मतलब यहाँ से पॉइंट जाएगा आपका ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका हो गया क्या, -4, -2। तो ये क्वाड्रिलेटरल आपको दिख रहा है क्या, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल कैसा है, ध्यान से देखिए, -4 5 मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक। इसके बाद यहाँ से कहाँ जाएगा 0 7 मतलब ये वाला पॉइंट, तो ये आपका गया ऐसा, क्लियर है, ठीक। उसके बाद आपका कहाँ जाएगा 0 7 से 5 -5 मतलब ये वाला पॉइंट ऐसा, क्लियर हो रही है क्या बात, समझ गए। तो ये क्वाड्रिलेटरल ऐसा जुड़ा। उसके बाद आपका कहाँ जाएगा -4 और 2, तो मतलब ये पॉइंट आपका ऐसा जुड़ेगा, ठीक है। मतलब इसको मैं इससे जोड़ दूंगा, है ना, ये ऐसा, और ये पॉइंट सीधा सीधा ऐसा, क्लियर हुआ क्या ये चीज, ठीक है। तो ये आपका क्वाड्रिलेटरल बन गया। आई होप आपको दिख रहा है ये पूरा क्वाड्रिलेटरल, है ना। बाकी मैं इमेजिनरी लाइंस को मिटा देता हूँ, इसे हटा देता हूँ, है ना, इसे हटा देता हूँ ताकि आपको चीजें क्लियर हों, क्लियर विजिबल हो, ठीक है। तो इसे हटा दिए, इसे भी हटा दिए, है ना। तो आपको क्वाड्रिलेटरल नजर आ रहा है। अब आपको क्या करना है, इस क्वाड्रिलेटरल का क्या निकालना है, फाइंड इट्स एरिया बोला है, ठीक है। तो एरिया कैसे बनेगा, बात को समझिए। आप क्लास 10th में इस क्वेश्चन को बना चुके हैं, आपको क्या करना है, बस कोई भी एक डायगोनल ड्रॉ कर दिए, या तो इस पॉइंट को इससे मिला दीजिए या तो इसको इससे मिला दीजिए, जिससे भी आपकी इच्छा करे उस पॉइंट को उससे मिला दीजिए।
आपका डायगोनल ड्रॉ होगा, फिर अपन एरिया ऑफ ट्रायंगल लगा देंगे क्योंकि दो ट्रायंगल अपने पास बनेंगे। ठीक है, मैं नेमिंग कर देता हूं। ये हो गया मेरा पॉइंट ए, ठीक, उसके बाद ये हो गया मेरा पॉइंट बी, ठीक, उसके बाद ये वाला पॉइंट हो गया मेरा पॉइंट सी, और ये पॉइंट हो गया मेरा पॉइंट डी। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक डायगोनल ड्रॉ कर रहा हूं, और डायगोनल कैसे ड्रॉ करूंगा, सपोज कीजिए मैंने डायगोनल ड्रॉ कर दिया ऐसा। क्लियर है क्या, ये मेरा डायगोनल ड्रॉ हो गया बी डी, डायगोनल ड्रॉ हो गया बी डी। तो मेरे पास दो ट्रायंगल आ गए, ठीक है, और दोनों ट्रायंगल में मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल लगा दूंगा, मेरा एरिया निकल जाएगा। क्लियर है क्या, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, क्या लिखूंगा, सॉल्यूशन में डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, क्या लिख रहा हूं, डायगोनल बी डी, है ना, डिवाइड द क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी इन टू ट्रायंगल्स। क्लियर है क्या ये चीज, है ना, क्या बोला, डायगोनल बी डी डिवाइड द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इन टू ट्रायंगल्स। ठीक है, दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर रहा है, तो चलिए अब अपन ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या, ए बी डी, ठीक, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या, ए बी डी के अलावा क्या है, बी सी डी। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, तो ये दोनों एरिया के ट्रायंगल को अगर मैं जोड़ दूंगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डी मिल जाएगा। क्लियर है, अब मैं पहले निकाल लेता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आप जानते ही हैं, मैं डायरेक्ट लगाऊंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखिए पहले मैं फॉर्मूला लगा देता हूं, आप लोग उसे नोट कर लीजिएगा। मैं लिख रहा हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ मॉड में क्या होता है, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1, ठीक है, प्लस x3 y1 माइनस y2। क्लियर है ये चीज, तो देखिए ये मेरा फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला आप पहले भी देख चुके हैं क्लास 10th में, है ना, और मैं इंट्रोडक्शन पार्ट में भी इसके ऊपर डिस्कशन कर चुका हूं। तो चलिए अब मैं इसे रफ कर रहा हूं, है ना, क्योंकि मेरे को स्पेस चाहिए थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए। तो मैं ये फॉर्मूला आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसे नोट कर लीजिए जो बच्चे नहीं जानते हैं, और मैं इसे अप्लाई करूंगा इस ट्रायंगल ए बी डी में। ठीक है, तो मैं फॉर्मूला मिटा रहा हूं, चलिए देख लीजिए, यहाँ पे ये मिट गया। अब मैं पहले निकाल लेता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। ध्यान से देखिए, ए बी डी एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल रहा हूं। ठीक है, अब मुद्दा ये उठता है कि x1 y1 x2 y2 x3 y3 किसे माने, है ना, तो चलिए मैं वही ट्रायंगल को यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए, मैं बना रहा हूँ ऐसा कुछ, ठीक है, ये हुआ और फिर ये गया है ऐसा, फिर ये गया है ऐसा। ठीक है, तो ये मेरा पॉइंट ए है जिसे कोऑर्डिनेट है -4 5, ठीक, बी है, बी के कोऑर्डिनेट क्या है 0,7, ठीक, और सी के कोऑर्डिनेट क्या है -4 -2। ठीक है, अब देखिए आपके मन में सवाल होगा x1 y1 x2 y2 x3 y3 किसे माने, तो आप किसी को भी मान सकते हैं, आप फ्री हैं। मैं मान रहा हूँ ए को x1 y1, बी को मैं मान रहा हूँ x2 y2, और सी को मैं मान रहा हूँ x3 y3। क्लियर है ये चीज, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, ध्यान रखिएगा। मैं देख लीजिए, ए को मान रहा हूँ x1 y1, बी को मान रहा हूँ x2 y2, सी को मान रहा हूँ x3 और y3। ठीक है, तो मैं इसी का यूज करूंगा और डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई करूंगा, तो ध्यान से देखते जाइए। मैं लिखा हाफ इन मोड। अच्छा, मोड क्यों लगाते हैं, मोड इसलिए लगाते हैं क्योंकि देखो ये आ रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी जो भी आ रहा है। ठीक है, तो एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता, है ना, एरिया हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव, इसलिए मैं मोड लगा रहा हूं। जो भी आंसर आएगा अगर नेगेटिव भी आया तो उसका अपन मैग्नीट्यूड देखेंगे, उसके साइन से अपने को कोई लेना देना नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए 1/2 x1 क्या है -4, ठीक, ब्रैकेट में क्या होगा y2 माइनस y3, मतलब क्या हो जाएगा 7 -2, कोई दिक्कत, प्लस x2 कितना है देखिए 0, और ब्रैकेट में y3 माइनस y1 मतलब -2 -5, प्लस क्या हो जाएगा x3 कितना है -4, ठीक है, तो -4, और y1 माइनस y2 मतलब 5 7। कोई दिक्कत है क्या, ये मेरा हो गया कंप्लीट। अब देखिए इसे सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा 1/2 मोड -4 एज इट इज रहेगा, और 7 + 2 कितना हो गया 9, ये 0 वाला टर्म है तो पूरा 0, और ये क्या हो जाएगा -4, ठीक है, और ब्रैकेट में 5 7 कितना हो गया आपका, तो 5 7 -2, तो -2 इंटू -4 कितना हो जाएगा बताइए, -4 इंटू -2 हो जाएगा आपका +8। क्लियर है कि नहीं है,
तो आपका आंसर क्या हो गया, ध्यान से देखिए 1/4, ये हो गया आपका -36 + 8, तो ये आपका हो जाएगा -27, है ना। ये 1/2, ये आपका कितना हो जाएगा -27 की, सॉरी गलत हो रहा है क्या, 36 और 8 कितना हो जाएगा 28 होगा, सॉरी। और -28 है, -28 को मैं कैसा लूंगा, पॉजिटिव लूंगा, क्योंकि मैं बताया एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ बाजू में लिख देता हूँ, ये क्या हो जाएगा मेरा 28/2, मतलब आ जाएगा 14। क्लियर है ये चीज, तो ये मेरे को दे रहा है 14। क्लियर है, इसे नोट कर लीजिए। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD निकाल रहा हूँ, है ना। आप लोग इसे नोट कर लेंगे, मैं रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए मैं निकालने वाला हूँ, याद रखिएगा 14 आया था आंसर, है ना। अब अपन निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, ठीक है। क्या हो जाएगा, हाफ ब्रैकेट में, अब देखिए x1 y1 x2 y2 x3 y3 किसे भी मान सकते हैं, तो मैं b को मान ले रहा हूँ x1 y1, तो x1 मेरा कितना है 0, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा y2 माइनस y3, मतलब -5 -2, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़िए। प्लस x2 कितना है मेरा 5, ब्रैकेट में ले लेते हैं y1 माइनस y3, कितना हो जाएगा -2 -7, ठीक है। प्लस x3 मेरा कितना हो जाएगा -4, ब्रैकेट में हो जाएगा y1 माइनस y2, मतलब 7 ऑफ माइनस इंटू -5। क्लियर है, तो यह लग गया आपका मोड। तो एरिया ऑफ BCD कितना आ रहा है, देखिए 1/2, ब्रैकेट में देखो ये पूरा टर्म तो हो जाएगा 0, छोड़ दीजिए। -2 -7 कितना हो गया -9, -9 इंटू 5 कितना हो गया -45, ठीक है। ये हो गया 7 5 12, 12 और 4 हो गया आपका -48। क्लियर है कि नहीं है। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1/2, ये सॉल्व होगा तो आपको आंसर देगा कितना, 5 और 8 हो गया 13, या देखिए 45 45 90 और 3 93, -93, तो आंसर क्या हो जाएगा 93/2। क्लियर है कि नहीं है, समझ गए मेरी बात। तो ये 93/2 भी आ गया आपके पास। अब देखिए आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD पता है 93/2, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD पता है 14, दोनों को ऐड कर देंगे, अपने को एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD मिल जाएगा। तो पहले आप इसे नोट कर लीजिएगा, मैं रफ कर दे रहा हूं, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिख रहा हूं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD मेरा कितना है 14, प्लस ये कितना है 93/2, तो ये मेरा ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 28 + 93/2, मतलब आंसर हो जाएगा कितना, देखिए 14 के अपन में कुछ नहीं तो 1 होगा, ये दोनों ऐड होगा तो 831, और ये हो जाएगा आपका 9 3 12 121/2। तो ये आपका आ गया एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, कितना आया 121/2। क्लियर है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ आपके साथ। आइए बच्चों देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहे हैं। The base of an equilateral triangle with side 2a lies along y-axis such that the midpoint of base is at origin. Find the vertex of the triangle. ठीक है, मतलब अपने पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड कितनी दी है 2a मतलब, अच्छा इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, मतलब अगर एक साइड 2a है तो बाकी दो साइड भी कैसी होंगी 2a, ठीक है। और इसका मिड पॉइंट कहां पर है, अलोंग द वाई एक्सिस है एक साइड, और उसका मिड पॉइंट है एट ओरिजिन, ठीक है। तो देखिए डायग्राम कैसा होगा, डायग्राम को समझिए, बाकी सब चीज आपको क्लियर हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं, कैसे करूंगा, मैं यहाँ पे ले रहा हूं अपना एक्सिस, ठीक है, ये हो गया मेरा कौन सा एक्सिस, वाई एक्सिस, ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस। क्लियर है, और बोल रहा है कि विथ साइड 2a लाइज अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। तो वाई एक्सिस पर आपकी एक लाइन जा रही है, तो उस लाइन को मैं ब्लू से बना रहा हूं। एक साइड इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की यहां से यहां तक है, सपोज कीजिए, देखिए जो ब्लू पेन से बन रहा है, यहां से लेकर यहां तक। क्लियर है क्या, ठीक, ये हुआ। और देखिए ये पूरी टोटल लेंथ कितनी है मेरी, ये पूरी टोटल लेंथ है मेरी 2a। क्लियर हो रहा है क्या, ये बात समझ गए, ये पूरी लेंथ मेरी कितनी है 2a, यहां से लेकर यहां तक, समझ गए बात। अब ध्यान से देखिए, अगर ये 2 है, उसका मिड पॉइंट कहां पर है, ओरिजिन पर, यहाँ 0 O पर। क्लियर है, ओरिजिन पर इसका मिड पॉइंट लाई करता है। तो सपोज कीजिए ये मेरी साइड का B और ये C वर्टेक्स है, ठीक है, मतलब इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का कौन सा वर्टेक्स है BC, और BC की लेंथ कितनी है आपकी 2a। क्लियर है, तो मैं यहाँ पे लिखते चलता हूँ, है ना। अपन क्या ले रहे हैं, अपन यहाँ पे लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, सपोज है ना, क्या, ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्लियर है क्या, सपोज ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्लियर है,
और अगर इक्विलेटरल है तो अपन क्या बोल सकते हैं, ए बी बराबर होगा बी सी बराबर होगा ए सी, और इन सब की साइड कितनी दी है आपको 2a। क्लियर है, ये मैं नहीं ले रहा हूँ, 2a क्वेश्चन में गिवन है ना, तो बी सी अपना 2a आ गया, ठीक है। उसका मिड पॉइंट कहां पर है, ओ पर है, ठीक है। जैसे कि आपको बोल दिया है मिड पॉइंट इज एट ओरिजिन, ये पहले से ही बोल दिया है, ठीक है। मिड पॉइंट इज एट ओरिजिन मतलब मैं बोल सकता हूं कि OB बराबर OC बराबर कितना होगा, AA होगा। क्लियर है क्या ये बात, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि ये यहां से लेकर यहां तक का मेरा पॉइंट कितना है A, और यहां से यहां तक का पॉइंट भी मेरा कितना है A। क्लियर है। तो अब बताइए B के वर्टेक्स क्या हो जाएंगे, तो B के वर्टेक्स हो जाएंगे आपके 0,A। क्लियर है। और C के वर्टेक्स क्या हो जाएंगे, C के वर्टेक्स हो जाएंगे 0,-A। कोई दिक्कत है क्या, आप जानते हैं ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है और ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, और एक्स एक्सिस पे कोई भी कोऑर्डिनेट किस फॉर्मेट में होता है, 0,y के फॉर्मेट में है। एक्स वाई एक्सिस पे x इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0,a, ये कितना हो जाएगा 0,-A। क्लियर है। अच्छा अब देखिए अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल तो ऑब्वियस सी बात है कि एक जो पॉइंट होगा, एक पॉइंट मेरा कहां पे होगा, यहाँ इस एक्स एक्सिस पे होगा, ठीक है। और ये ऐसा आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता हुआ नजर आएगा। क्लियर हो रहा है क्या बात, ये हो गया मेरा ए, ठीक है। और ऐसा क्यों बोला, देखिए ए पॉइंट इस एक्स एक्सिस पे होगा, कैसे पता चलेगा मुझे, क्यों ये ऐसे पता चल रहा है, ध्यान से देखिए मिड पॉइंट कहां पर है, ओरिजिन पर है, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो आपका परपेंडिकुलर होता है वो हमेशा मिड पॉइंट से ही पास होता है। समझ में आ रही क्या बात, मतलब अगर मैं इस वर्टेक्स से सपोज कीजिए, जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाता हूँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया, क्लियर। तो अगर मैं इस वर्टेक्स से इस अपोजिट साइड पर एक परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये इसके मिड पॉइंट पर मिलेगा। बात समझ में आ रही है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या है, अगर किसी वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर डालो तो वो उसके मिड पॉइंट पर मिलता है। समझ में आ रही मेरी बात। वैसे मान लीजिए अगर मैं इस वर्टेक्स से इस अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर डालो तो वो इसके मिड पॉइंट पर मिलेगा। समझ में आ रही है बात, ठीक है। ये प्रॉपर्टी ही होती है, क्लियर, कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के एक वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पर अगर परपेंडिकुलर डाला जाए तो वो उसके मिड पॉइंट पर मीट करता है, ठीक है। तो मेरे पास ऑलरेडी मिड पॉइंट तो था, और यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर डालूंगा, देखिए वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस एक दूसरे पर कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर ही तो होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर ये 90 डिग्री था और ये मिड पॉइंट पहले से डिफाइन है, तो पक्की सी बात है कि इस मिड पॉइंट से और परपेंडिकुलर डाल रहा तो वो इसके वर्टेक्स से ही होकर गुजर रहा होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे समझाया, वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर जब परपेंडिकुलर डालो तो उसके मिड पॉइंट पर मिलता है। इसका उल्टा कर दीजिए, मिड पॉइंट है, परपेंडिकुलर है, तो ऑब्वियस बात है ये जो लाइन होगी वो इसके वर्टेक्स से ही गुजरेगी। समझ में आ रही बात। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि ये जो पॉइंट ए है वो एक्स एक्सिस पे ही लाई करेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, क्यों लाई करेगा, क्योंकि ओ मिड पॉइंट है, प्लस यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, क्योंकि वाई एक्सिस एक्स एक्सिस एक दूसरे परपेंडिकुलर होते हैं, तो मिड पॉइंट पे 90 डिग्री बन रहा है, तो ये परपेंडिकुलर जो होगा वो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स से ही गुजरेगा। समझ में आ रही बात। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि पॉइंट ए एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये नोट पॉइंट में लिखवा भी दूंगा, है ना, इसकी चिंता आप मत कीजिए। अब ध्यान से देखिए कि इस ए का मेरे को क्या पता करना है, इस ए के मेरे को वर्टेक्स पता करने की, वर्टेक्स क्या होगा, तो ऑब्वियस सी बात है एक्स एक्सिस पे वाई तो 0 होता है, मतलब जो भी फॉर्मेट आएगा वो x, 0 के फॉर्मेट में आएगा। क्लियर है। तो और यहाँ पे देख लीजिए आपको एक ट्रायंगल भी मिल रहा है AOB, इस AOB में एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री है, तो मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ। और आपको पता ही है कि ये साइड कितना होगा मेरा, ये पूरा है 2a, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और ये भी कितना है मेरा 2a, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। देखिए मैं पहले ही लिख दिया हूँ AB = BC = AC = 2a होगा, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल पहले से बोल दिया है, तो मैं ले ले रहा हूं इन ट्राइएंगल कौन सा, AOB। क्लियर है। क्या लगाऊंगा, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, AB² इक्वल टू क्या हो जाएगा, OB² प्लस OA का स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए AB² कितना है, 2a का स्क्वायर, OB² कितना है, OB² है a का स्क्वायर प्लस OA², ये तो मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा 4a² माइनस a² इक्वल टू OA², तो OA की वैल्यू मेरी हो जाएगी √3a। क्लियर है कि नहीं, ये हो जाएगा 3a², रूट उधर जाएगा स्क्वायर रूट बनेगा, तो ये बन जाएगा √3a, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, a के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, देखिए ये पूरा डिस्टेंस है √3a, तो a के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट हो जाएंगे √3a, 0, क्योंकि x एक्सिस पे y 0 होता है, ठीक है। तो a के कोऑर्डिनेट लिख रहा हूं, क्या लिखूंगा, √3a, 0, ठीक है। तो तीनों वर्टेक्स फाइंड आउट हो गए, वही तो मेरे को निकालना था।
फाइंड द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल बोला था, तो मेरे को आंसर मिल चुका है मेरा। ए के वर्टेक्स क्या हो गए, √3a, 0, ठीक है। बी के वर्टेक्स क्या हो गए, 0, a, और सी के वर्टेक्स क्या हो गए, 0, -a। क्लियर है? आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इसमें जो नोट पॉइंट है वो मैं लिख देता हूं, पहले आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए अब इसमें नोट पॉइंट क्या है वो लिख देता हूं, है ना। आई होप आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे, तो मैं रफ कर रहा हूं, डायरेक्ट मैं नोट पॉइंट लिखूंगा, ठीक है। क्या नोट पॉइंट होगा देखते जाइए, यूज कर रहा हूं नोट पॉइंट को और लिख देता हूं। क्या लिखूंगा, ध्यान से देखिए, जो कॉन्सेप्ट यूज किया उसे लिख रहा हूं मैं। इसका कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं क्या, कि ये मिड पॉइंट पे था, 90 डिग्री बन रहा है, मतलब यहां से जो लाइन जा रही है वो इस ट्रायंगल के वर्टेक्स से होकर गुजरेगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वही नोट पॉइंट को लिख रहा हूं, क्या लिखूंगा, लाइन जॉइनिंग, ठीक है, लाइन जॉइनिंग वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलैटरल triangle, line joining vertex of an equilateral triangle with the midpoint of its opposite side, ठीक है। क्या बोला, लाइन जॉइनिंग द, देखिए लाइन जॉइनिंग द वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विद द midpoint of its opposite side, with the midpoint of its opposite side, ठीक है, is perpendicular। क्लियर है? वो 90 डिग्री बनाएगा। देखिए ध्यान से समझ लीजिए, मैं जो लिखा बोला वही चीज कर रहा हूं। क्या, लाइन जॉइनिंग द वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ए इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का एक वर्टेक्स है, ठीक, और ये किससे जुड़ रहा है, विद द मिड पॉइंट ऑफ इट्स अपोजिट साइड, ये वर्टेक्स इसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से जुड़ रहा है, ठीक है। तो कैसा होगा, इट्स इज परपेंडिकुलर, ठीक है, वो कैसा होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट जो मैं यूज किया उसे यहाँ लिख दिया हूँ, तो ये नोट पॉइंट यूज कर लीजिएगा, फिर अपन अगला क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। जल्दी नोट कीजिए। आइए बच्चों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्या बोल रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q व्हेन PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस एंड PQ इज पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। तो दोनों का कॉन्सेप्ट समझते हैं, कैसे बनेगा ये क्वेश्चन, बहुत ईजी है। देखिए मैं पहले क्या कर रहा हूँ, मैं दोनों एक्सिस प्लॉट कर दे रहा हूँ। कौन कौन सा, ये हो गया मेरा x एक्सिस और ये हो गया मेरा y एक्सिस, ठीक है। बात को समझिए, सपोज कीजिए मेरे पास PQ ऐसा है, यहाँ पे हो गया मेरा पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट है x1 और y1, और यहाँ पे पॉइंट आ गया मेरा Q जिसके कोऑर्डिनेट है x2 और y2। बात को समझिए, अगर ये PQ पैरेलल है y एक्सिस के, क्या, ठीक है, क्या बोला, PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस, तो PQ पैरेलल है y एक्सिस के। तो एक चीज बताइए, इसमें क्या दिक्कत है, इसमें दिक्कत कुछ नहीं है। अगर आप इसे नीचे ज्वाइन करेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि x1 भी यहीं पर आ रहा है इस पॉइंट पर, और x2 भी इसी पॉइंट पर आ रहा है। समझ रहे हैं क्या मेरी बात, ठीक है। और ध्यान से देखिए तो y1 y2 एकदम अलग है। यहाँ पर ये देखिए, ये आपका y1 हो जा रहा है, और ध्यान से देखेंगे तो ये पॉइंट आपका क्या हो जा रहा है, y2 हो जा रहा है। तो y1 y2 अलग है, लेकिन x1 और x2 कैसा है, सेम है। क्लियर है? तो व्हेन PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस देन क्या हो जाएगा, फर्स्ट, तो अगर ऐसा है तो मैं यहाँ पे फिर से लिखता हूं, when PQ is parallel to कैसा, y एक्सिस, तो क्या होगा, अपन लिखेंगे x1 इक्वल टू x2 हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? तो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं, है ना। तो डिस्टेंस फार्मूला के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है अपना, आप सभी लोग जानते हैं, अपन जानते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही तो फार्मूला होता है। क्लियर है? तो मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। ध्यान से देखिए, मेरे को चाहिए PQ का डिस्टेंस, है ना। तो क्या हो जाएगा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q बोला है ना, तो ठीक है कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए x2 और x1 तो इक्वल हो गया, मतलब ये पूरा टर्म क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये हो जाएगा 0 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, मतलब PQ की वैल्यू क्या आ गई, PQ की वैल्यू हो गई √y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या इसे आप लिख सकते हैं मॉड ऑफ y2 माइनस y1। ये हो गया आपका PQ का डिस्टेंस। क्लियर है? मॉड क्यों लगाया, मॉड लगाने का मतलब ये है कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए मैं यहाँ पे मॉड का यूज कर रहा हूँ। क्लियर है मेरी बात? तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। अब मैं इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करता हूँ, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। मैं सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, क्या लिखूंगा, व्हेन PQ इज पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। तो कैसे होगा, ध्यान से देखिए। अब मैं यहाँ पे डायग्राम भी चेंज कर देता हूँ पहले, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। अब देखिए डायग्राम कैसा हो जाएगा,
डायग्राम हो जाएगा आपका, ये गया ऐसे, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस और ये हो गया आपका वाई एक्सिस, पी क्यू इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस ना, तो ये ऐसा लाइन जाएगा, ये हो गया पी क्यू x1 y1, ये हो गया q x2 y2। क्लियर है? आप ध्यान से देखिए क्या चीज दिख रही है, ये हो गया आपका x2 और ये हो गया आपका x1, ठीक है। और ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए y1 और y2 इक्वल हो जा रहा है एट दिस पॉइंट। क्लियर है कि मेरी बात? ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा, मैं यहाँ चेंज करता हूँ, ये कर देता हूँ क्या, when PQ is parallel to x axis, तो ये भी चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y1 इक्वल टू y2, तो यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट। अब समझ में क्या बात? ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, अब ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस 0। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, मतलब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा मॉड ऑफ x2 माइनस x1। मॉड क्यों लगाया, फिर से रिपीट कर देता हूँ, डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव। ठीक है, ये आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए मॉड लगाया हूँ ताकि अगर नेगेटिव वैल्यू है तो उसे क्या बना दें अपन, पॉजिटिव। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया, इसे नोट कीजिए। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 7 6 एंड 3 4। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन क्लास 10 में भी बनाया, फिर भी दिया है, चलिए तो बना लेते हैं, है ना। कैसे बनेगा, एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट कैसा होता है याद कीजिए। अच्छा, इक्विडिस्टेंट बोला है मतलब बराबर दूरी पर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐसा बना लेता हूँ, कैसे, चलिए ऐसा नहीं करते, नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। कैसे, अपन ले लेते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया अपना एक्स एक्सिस। ठीक है, 7 6 कहाँ पर आएगा, 7 6 मान लीजिए इसका 7 इसका 6 है ना, तो यहाँ कहीं आएगा पॉइंट, ये मैं ले लिया 7,6। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। और 3 4 कहाँ पे आएगा, सपोज कीजिए यहाँ पे कहीं आएगा, ये लिख दिया मैं 3,4। ठीक है, अब मेरे से क्या पूछा है, एक्स एक्सिस पे कोई ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करो, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। सपोज कीजिए वो पॉइंट ये है विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 7 6 एंड 3 4। मतलब मान लीजिए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है मेरे x, 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट x, 0 ही होता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि सपोज करो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट P है, तो मेरे को PA जितना है उतना ही कितना है, PB है, ये दोनों का डिस्टेंस इक्वल है बोल रहा है। समझ में आ गई बात? तो ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है मेरे को, और अगर इक्वल है तो मुझे पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो मेरे पास दिया है कि PA इक्वल है किसके, PB के। समझ रहे हैं क्या मेरी बात, इक्वल डिस्टेंस बोल दिया है, तो PA में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा, PA में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो देखो x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर, क्या बोलते हो, सही है। आगे देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई क्यों, है ना। और ये क्या हो जाएगा, PB में क्या हो जाएगा, देखो PB में हो जाएगा x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर। क्लियर है, डिस्टेंस फॉर्मूला दोनों जगह अप्लाई किया हूँ। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पे फिर से लिख दे रहा हूँ, डिस्टेंस फॉर्मूला, जो बच्चे नहीं जानते उन लोग ध्यान रखेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, क्या लगा रहा हूँ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है, ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, एक बार इसमें और एक बार इसमें, PA में एक बार PB में। ठीक है, किसी को भी आप x1 y1 x2 y2 मान सकते हैं, या तो इसे x1 y1 इसे x2 y2 मान सकते हैं, आपकी इच्छा है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए, ये क्या हो जाएगा, देखो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये कितना हो जाता है 16, ये क्या हो गया x स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, और ये कितना हो गया 36। क्लियर है क्या। अब देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर भी कट गया, माइनस 14x इक्वल के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 14x माइनस 6x, और ये 9 और 16 कितना हो गया 25, और ये कितना हो जाएगा आपका 6 9 15, 4 और 4 8। ठीक है, तो ये हो गया आपका 8x, और ये इधर आएगा 25, तो ये आपका हो जाएगा कितना, 5 माइनस हुआ 60। ठीक है, तो x की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 60/8, या आप बोल सकते हो 15/2। क्लियर है क्या, और तो 15/2 यही आपके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x के। तो आपका x का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, मतलब P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, वो पॉइंट कौन सा है जिससे ये दोनों पॉइंट इक्विडिस्टेंट है, तो पॉइंट आपका हो जाएगा 15,2 या बुक में मे भी 7.5, 0 भी दिया हो सकता है। ठीक है, कुछ भी दिया होगा,
तो आपको आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कैसे किया मैंने, दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। क्यों डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, क्योंकि बोल दिया है इक्वी डिस्टेंट है, ठीक है, मतलब P से A की जितनी दूरी है उतनी ही दूरी P से B की है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई किया। और ध्यान दीजिए यहाँ पर आप ये कॉन्सेप्ट यूज नहीं करेंगे, कौन सा वाला, जैसे कई बच्चे क्या करते हैं ऐसे एक लाइन बनाते हैं, है ना, यहाँ पे ले लेते हैं A कॉमा हो गया 3 4, ये हो गया P, कोऑर्डिनेट क्या हो गया x, 0, और यहाँ पे ले लेते हैं B, ये क्या हो जाता है 7, 6। फिर बच्चे सोचते हैं इक्वी डिस्टेंस दिया है तो रेशियो क्या ले लेते हैं 1:1, ठीक है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट गलत है, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं अप्लाई होगा, आपको दिख रहा है कि यहाँ कहीं लाइन नहीं बन रही है, ध्यान से देखिए, P से A की दूरी, P से B की दूरी, क्या ये एक लाइन है, नहीं है, और लाइन जब तक नहीं है तब तक आप सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पर आप ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना कि x इक्वल टू आप लगा दिए x1 प्लस x2/2 या y इक्वल टू आप लगा दिए y1 प्लस y2/2, ये कॉन्सेप्ट ही रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर एक लाइन बन नहीं रही है, ठीक है। इसलिए इसमें आपका आंसर भी कैसा आएगा, अलग आएगा। तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है, आपको क्या लगाना है, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो आपको सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है, आपको डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पर लाइन नहीं बन रही है, और लाइन नहीं बन रही करके आप सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, इसे 1:1 में डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, नोट कीजिए इसे। देखिए बच्चों आगे अपना क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन व्हिच पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स P 0-4 एंड B 8, 0, ठीक है। देखिए क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझिएगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है और थोड़ा सा लॉजिक लगा इसमें, ठीक है। कैसा लॉजिक है, देखिए क्या हो रहा है, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन, उस लाइन का स्लोप निकालिए विच पासेस थ्रू ओरिजिन, मतलब जो ओरिजिन से पास हो रही है, और एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, और एक लाइन से गुजर रही है जो किस किस पॉइंट्स को जोड़ रही है, जॉइनिंग द पॉइंट्स P एंड B, ठीक है, जिसके पॉइंट P और B हैं उसके मिड पॉइंट से भी गुजर रही है। मतलब एक लाइन है जो ओरिजिन और PB लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट से गुजर रही है, उसका स्लोप निकालना है। कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्या बोल रहा हूं, एक लाइन जो ओरिजिन और PB लाइन के मिड पॉइंट से गुजर रही है उसका स्लोप निकालना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर पहले से बोल दिया लाइन सेगमेंट है, कौन लाइन सेगमेंट है, जो P और B को जोड़ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे डायग्राम प्लॉट कर रहा हूं, ये मेरा हो गया पॉइंट P और ये हो गया मेरा पॉइंट B। P के कोऑर्डिनेट क्या है 0, -4 और B के कोऑर्डिनेट क्या है 8, 0, क्लियर है। इसका मिड पॉइंट क्या है, ये है, ठीक है। सपोज करो ये उसका मिड पॉइंट है और मिड पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ, क्या नाम दे दूं, चलो इसका नाम दे देते हैं A, ठीक है। अब समझिए ये बोल दिया है ना PB लाइन सेगमेंट और A उसका मिड पॉइंट है, बोल दिया पहले से क्वेश्चन में, देखिए लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट से गुजर रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं A is the midpoint of the line segment PB। कोई दिक्कत है क्या इसमें, ठीक, ये बात समझ में आ गई। ये पहले से क्वेश्चन में बोल दिया कि इसके मिड पॉइंट से ही जाना है जो भी होना है, ठीक है। तो मैं PB एक लाइन सेगमेंट है और ये उसका मिड पॉइंट है। देखो यहाँ पे पहले से क्लियर कर दे रहा है ये एक लाइन सेगमेंट है, इसलिए अब मैं यहाँ पर बोल दूंगा कि अगर ये मिड पॉइंट है तो ये 1:1 में डिवाइड हो रहा होगा, सही है कि नहीं। ये PA और PB दोनों का रेशियो सेम होगा, देखो PA इक्वल है PB के, तो ऑब्वियस सी बात है PA बाई PB करूंगा तो आंसर 1:1 आएगा ना, समझे कि नहीं समझे। तो यहाँ पर ये 1:1 का कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। A के कोऑर्डिनेट क्या मान लेता हूँ, A के कोऑर्डिनेट मान लेता हूँ x, y, ठीक है। तो अब चलिए इसमें अपन वो कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं मिड पॉइंट वाला, ठीक है। तो मेरा फॉर्मूला क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाय सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला आप सबको याद है क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, याद है क्या। या और एक और होता है y का भी होता है ना, तो y के लिए यहाँ पे y हो जाता है। अच्छा देखो अभी तो मिड पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट है, और जब मिड पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट है तो अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं m1 m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, ये 1 वैल्यू हो जाएगी। तो अपना फॉर्मूला क्या बन जाएगा x1 प्लस x2/2, क्लियर है। और सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा y के लिए, तो y का फॉर्मूला क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1, ठीक है, m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, क्लियर है। और यहाँ पे भी y का वैल्यू क्या हो जाएगा y1 प्लस y2/2, क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए आपके पास x1 y1 दिया है, यहाँ पे ये मान लो ये हो गया मेरा x1, ये हो गया मेरा y1, ठीक है।
और इसको मैं ले लेता हूँ x2, इसे ले लेता हूँ y2। क्लियर है? अब चलिए वैल्यू पुट कीजिए, है ना। ये इन केस ऑफ मिड पॉइंट लिख देता हूँ यहाँ पर, इन केस ऑफ मिड पॉइंट। कौन सा कॉन्सेप्ट? ये नीचे वाला, इन केस ऑफ मिड पॉइंट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए। अब x की वैल्यू आ जाएगी, x1 कितना है, x1 आया 0, y1 कितना है, x2 कितना है 8/2। तो आंसर क्या हो गया मेरे पास, आंसर हो गया मेरे पास 8/2 मतलब 4। क्लियर है क्या? और यहाँ पे देखिए y क्या निकल जाएगा, y हो जाएगा मेरे पास y1 + y2/2 मतलब -4। ठीक है, प्लस 0/2 मतलब आंसर हो जाएगा मेरे पास -2। क्लियर है? ये y आ गया और ये मेरे पास x आ गया। तो x और y की वैल्यू आ गई 4, -2। तो इसके कोऑर्डिनेट आ गए 4, -2। अब आपके मन में एक सवाल उठेगा, सर यहाँ पर आपने सेक्शन फॉर्मूला लगाया है जबकि इक्वी डिस्टेंट है दोनों, और इससे पहले वाला जो क्वेश्चन बनाया वहां में उन्होंने साफ मना कर देता है इक्वी डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई मत करना। देखिए वहां क्यों मना किया था, मैंने आपको रीजन दिया था कि वहां पर लाइन नहीं बन रही थी। क्लियर है? वहां बोला था इक्वी डिस्टेंट है, मतलब दोनों समान दूरी पर, वो दोनों पॉइंट्स जो थे वो एक्स एक्सिस वाले पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर थे। ठीक है, तो और वहां पर ऐसी एक स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही थी, इसलिए मैंने मना किया कि सेक्शन फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला अप्लाई मत करो, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर क्लियर डिफाइन किया है कि लाइन सेगमेंट है। ठीक है, और लाइन सेगमेंट का भी क्या है, मिड पॉइंट बोल दिया है। तो ये पीबी लाइन सेगमेंट है, उसका मिड पॉइंट है, क्लियर कर दिया है। और यहाँ पर ये रेशियो 1 बनेगा अगर मिड पॉइंट है, तो क्लियर सी बात है, इसलिए मैंने यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई किया है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? और यहाँ पर लाइन बन रही है, दिख रही है वो लाइन, वहां पर लाइन नहीं बन रही थी, इसलिए वहां डिस्टेंस लगाया, यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला लगा रहा हूँ। क्लियर हुआ है कॉन्सेप्ट? ठीक है, तो मेरे पास p के कोऑर्डिनेट ए के कोऑर्डिनेट आ गए 4, ठीक है। तो आई होप आपको इतना चीज तो समझ में आ गया। पहले इसे नोट कीजिए, फिर मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं, है ना। नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। इसे लिख लीजिएगा, मैं रफ कर रहा हूं थोड़ा सा, है ना। देखिए कैसे होगा, मैं अब इसे मिटा रहा हूं, है ना। ये पॉइंट याद रखिएगा कि ए के कोऑर्डिनेट मेरे क्या आ गए 4 और -2। ठीक है, और आपको क्वेश्चन में बोल दिया कि जो फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन, उस लाइन का स्लोप निकालो विच पासेस थ्रू ओरिजिन एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट और ओरिजिन से पास हो रहा है। तो देखो अब ये जो लाइन जाएगी, मैं यहां से थोड़ा सा रफ कर रहा हूं, इसे नोट कर लीजिएगा आप लोग, है ना। ध्यान से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं। अब ध्यान से देखिए, अब क्या बोल रहा हूं कि यहां से एक लाइन गुजर रही है। कहां से एक लाइन गुजर रही है? इस ए पॉइंट से। ठीक है, यहां से एक लाइन गुजर रही है। किस लाइन का स्लोप निकालना है वो लाइन दिखा रहा हूं आपको। अब इस ए पॉइंट से भी एक लाइन गुजर रही है। ठीक है, यहां से भी एक लाइन गुजर रही है और ये भी किसी ओरिजिन से पास हो रही है। ओरिजिन मतलब जिसके कोऑर्डिनेट 0, 0 हो गए। ठीक है, और ए के कोऑर्डिनेट क्या आए थे आपके 4, -2। ए के कोऑर्डिनेट आ गए थे 4, -2, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0, 0। ठीक है, तो आपको इस लाइन का स्लोप निकालना है, एओ लाइन का स्लोप। इस लाइन का आपको क्या फाइंड आउट करना है? स्लोप फाइंड आउट करना है। क्लियर हो रही है मेरी बात? आपको बोला है, ध्यान से पढ़िए, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन विच पासेस थ्रू ओरिजिन and the midpoint of the line segment joining the point P and B। क्लियर है ये बात? तो आपको इस लाइन का स्लोप निकालना है। और आपको पता है कि जब आपके पास 2 पॉइंट गिवन है और उस लाइन का अगर आपको स्लोप निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, y2 - y1 x2 - x1। ठीक है, तो आई होप आप ये सब भी नोट कर लेंगे। इसे मैं रफ कर दे रहा हूँ, ध्यान से देखिए। अब क्या करूंगा, अब मेरे को जो स्लोप निकालना है, मैं स्लोप की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, आपको रिकॉल करा देता हूं जो मैं बता चुका हूं। क्या? स्लोप ऑफ अ लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट्स, कौन कौन सा, x2 y2 एंड x1 y1। ठीक है, क्या बोला? स्लोप ऑफ अ लाइन पासेस थ्रू पॉइंट्स x2 y2 एंड x1 y1 इज क्या होता है, m = y2 - y1 x2 - x1। इसके ऊपर बात हो चुकी है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, मैं किसी भी नाम दे देता हूं। सपोज करो इसे मैं नाम दे दिया x1 y1 और इसे मैं नाम दे दिया x2 y2। क्लियर है? तो देखिए y2 - y1 क्या हो गया, y2 - y1 हो गया 0 -2 x2 - x1 क्या हो गया 0 - 4। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2/-4, मतलब स्लोप आ जाएगा आपका -1/2। दैट इज योर स्लोप ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द
पॉइंट P एंड B। क्लियर है? तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसे नोट कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है। विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम शो दैट द पॉइंट्स 4 4 3 5 एंड -1 आर द वर्टेक्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, बिना पाइथागोरस थ्योरम यूज किए। देखो अगर यही सेम क्वेश्चन हमको क्लास 10th में पूछा होता तो हम लोग क्या करते हैं कि तीनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं, एक बार AB निकालते हैं, एक बार BC निकालते हैं, एक बार AC निकालते हैं और देख लेते हैं कि क्या वो पाइथागोरस थ्योरम फॉलो कर रहे हैं, मतलब उनका जो डिस्टेंस अपन ने निकाला वो डिस्टेंस फॉर्मूला के थ्रू जो डिस्टेंस आए वो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहे हैं क्या। अगर पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहे हैं तो अपन बोल देते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो नहीं कर रहे होते तो अपन बोल देते हैं राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। लेकिन ये कब की बात होती, 10th क्लास की। लेकिन यहाँ तो सामने ही बोल दिया है क्या, विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना ही नहीं है। ठीक है, और बिना उसका यूज के बताना है कि ये तीनों पॉइंट्स राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं। क्लियर है? तो कैसे फाइंड आउट होगा, बहुत इजी है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपसे बन जाएगा। कैसे करूंगा मैं, ध्यान से देखते जाइए। पहले मैं इसे नाम दे रहा हूं A 4 4, इसे नाम दे रहा हूं B क्या 3 5 और इसे नाम दे रहा हूं C क्या -1 -1। क्लियर है कि ये चीज? ठीक है, अब देखो तीनों से तीन पॉइंट्स हैं तो तीन साइड्स बनेंगी। कैसे बनेंगी, देखो एक बनेगा AB है ना, और एक क्या बनेगा BC और एक क्या बनेगा आपका AC। ठीक है, तो तीन लाइंस आपकी बनेंगी और तीनों लाइंस का मेरे को स्लोप निकालना है। क्या निकालना है, तीनों लाइंस का स्लोप निकालना है। तो देखिए कैसे करूंगा, पहले मैं कर रहा हूं स्लोप ऑफ AB। ठीक है, और इसे मैं नाम दे दे रहा हूं M1। और फॉर्मूला आप जानते ही हो, फॉर्मूला क्या होता है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ठीक है, अब आप इसमें से किसी भी x1 y1 किसी भी x2 y2 मान सकते हो, वो आपकी इच्छा है। तो देखो मैं B को मान ले रहा हूँ x2 y2, A को मान ले रहा हूँ x1 y1। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा 5 - 4 अपॉन 3 - 4। आंसर क्या हो गया, 1 अपॉन -1, आंसर आ गया -1। ठीक है, ये हो गया स्लोप ऑफ AB। अब क्या निकालूंगा, स्लोप ऑफ BC क्या हो जाएगा M2। फिर फॉर्मूला सेम लगेगा, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। क्लियर है? अब देखो y2 कहाँ है, y2 हो जाएगा, मान किसी को भी मान सकते हो, फिर से बोल रहा हूँ। तो मैं इसको मान ले रहा हूँ x1 y1, इसे मान ले रहा हूँ x2 y2। ठीक है, तो देखो y2 कितना है, -1 - 5 अपॉन -1 - 3। कितना आंसर हो जाएगा, -6 अपॉन -4, मीन्स आंसर हो जाएगा 3/2। ये हो गया स्लोप ऑफ BC। अब क्या निकालूंगा, अब निकालूंगा स्लोप ऑफ AC। क्लियर है? क्या हो जाएगा, M3 फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेम लगेगा, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। क्या हो जाएगा, देखो y2 कितना है, अब किसी भी मान लो AC में x1 y1 x2 y2। तो चलिए मैं A को मान ले रहा हूँ x1 y1, C को मान ले रहा हूँ x2 y2। तो क्या हो जाएगा, -1 - 4 अपॉन -1 - 4। आंसर क्या हो जाएगा, -5 अपॉन -5। आंसर अगेन आ गया 1। क्लियर है? तो अब आप बोलोगे सर स्लोप क्यों निकाल रहे थे, तो मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया हूं, याद कीजिए। जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनका स्लोप क्या होता है, इक्वल। और जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट कितना आता है, -1। M1 M2 -1 होता है फॉर द परपेंडिकुलर लाइंस। ये कॉन्सेप्ट अपन पढ़ चुके हैं पुराने वीडियोस में। अगर आप में से कोई बच्चा ये कॉन्सेप्ट नहीं जानता तो प्लीज पहले के वीडियोस को वॉच कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, M1 और M3, M1 का वैल्यू कितना है, -1, M3 का वैल्यू कितना है, 1। अगर मैं M1 M3 करूं तो क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा वी कैन सी दैट क्या देख सकते हैं हम लोग भाई, वी कैन सी दैट M1 M3 इज इक्वल टू आ रहा है -1। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, M1 इंटू M3 क्या आ रहा है, -1। मतलब लाइन AB और लाइन AC एक दूसरे के कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, है ना। मीन्स क्या हो जाएगा, AB एंड AC आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्लियर है ये चीज, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्लियर है? और अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, है ना, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और किस पॉइंट पर परपेंडिकुलर है कैसे पता चलेगा, देखो AB और AC में कौन सा पॉइंट सेम है, A सेम है। तो मीन्स AB एंड AC आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट पॉइंट A। समझ में आ रहा है क्या, क्लियर हुआ ये चीज। तो मेरे को समझ में आ गया कि AB और AC परपेंडिकुलर है एक दूसरे के एट पॉइंट A पर, क्योंकि वो इन दोनों में कॉमन पॉइंट है। ठीक है, तो इससे प्रूफ होता है कि देखो 90 डिग्री आ गया, है ना,
और दोनों का मिल, अब ये भी पता चल गया किस पॉइंट पर दोनों 90 डिग्री बना रहे हैं, एट पॉइंट ए पर। तो मतलब ये प्रूफ हो गया ना कि ये ए बी सी तीनों जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल के क्या है, वर्टेक्स हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, इसे नोट कर लीजिए जल्दी से। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, कैसे बनेगा? बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा लें। कैसे होगा, ध्यान से देखिए, मैं अपना बना ले रहा हूं एक्सिस, ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस, ये हो गया मेरा वाई एक्सिस। आपको क्या है, विच मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। ये मेरा वाई एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन है, इससे मेरा 30 डिग्री बना रही है कोई लाइन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, ये ऐसा एक लाइन बन रहा है जो पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ 30 डिग्री बना रहा है, ऐसा। ठीक है, ये एंगल मेरा बन रहा है 30 डिग्री। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, और ये लाइन को मान लीजिए, मैं लाइन को नाम दे रहा हूँ लाइन एल। क्लियर है, ये 30 डिग्री बना रही है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई एक्सिस के साथ। ठीक है, तो लेकिन आपन ने क्या पढ़ा है, मैं आपको पढ़ाया था, याद कीजिए कॉन्सेप्ट, कि ये जो एंगल है ये अपन वाई एक्सिस से नहीं मेजर करते हैं, अपन कहां से मेजर करते हैं, अपन मेजर करते हैं पूरा एक्स एक्सिस से। क्लियर हो रहा है कि बात? तो एक चीज बताइए, अब इस लाइन एल का पूरा एंगल कितना है? देखिए, मैं जानता हूं, मैं ऐसा लिख सकता हूं, स्लोप ऑफ अ लाइन L इज इक्वल टू क्या होता है, होता है m, है ना। स्लोप ऑफ अ लाइन L इज m। ठीक है, और m इज इक्वल टू कितना होता है, tan थीटा। और यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा है ना, थीटा क्या है, थीटा इज एन एंगल, थीटा इज एन एंगल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, थीटा इज एन एंगल, या आप ऐसा लिख लीजिए, थीटा इज एन एंगल विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर है क्या ये बात? ठीक है, तो ऐसा होता है अपने पास m इज इक्वल टू tan थीटा। ये थीटा कहां से जाता है, थीटा इज एन एंगल विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अपन इससे पहले जितनी बार भी m इक्वल टू tan थीटा लिखे हैं, आप पीछे के वीडियोस में भी चेक कर लीजिएगा, थीटा हमेशा एक्स एक्सिस से देखा गया और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखा गया है। क्लियर है मेरी बात? तो यहाँ पे हमको tan थीटा की वैल्यू चाहिए स्लोप ऑफ अ लाइन L के लिए। तो मेरे को यहाँ पे थीटा कितना दिख रहा है, मेरे को थीटा दिख रहा है 90 प्लस 30। तो मेरा थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 90 प्लस 30, मतलब कितना एंगल, 120 डिग्री। तो m इक्वल टू मेरा कितना हो गया, tan 120 डिग्री। और tan 120 डिग्री को मैं क्या लिखूंगा, tan 180 माइनस 60 डिग्री। ठीक है, अब एक चीज बताइए, 180 है तो tan का क्या रहेगा, tan 180 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट चलेगा, सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव। तो आंसर हो गया माइनस tan 60 डिग्री। माइनस tan 60 डिग्री मतलब माइनस ऑफ 1/√3, सॉरी माइनस ऑफ √3। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्लियर है। तो ये मेरा स्लोप आ गया किसका, स्लोप ऑफ अ लाइन L का, जो पॉजिटिव एंगल बना रहे 30 डिग्री का, किसके साथ, y एक्सिस के साथ। ठीक है, इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन इन एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसे नोट कर लीजिएगा आप लोग। और यहाँ पे इस वीडियो में मैंने बनाया टोटल 7 क्वेश्चन। ठीक है, अभी इस एक्सरसाइज के 7 क्वेश्चन और बचे हैं, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको जो भी डाउट्स हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। हम उसके ऊपर एक नए वीडियोस बना के आपके साथ अपलोड करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।